नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं नालंदा से गौरव संदेश देश विदेश। नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद पुराने स्वरूप में लौट रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। दरअसल नए कैंपस के उद्घाटन और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की बात भी की जा रही है। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। अब भारत के शिक्षण संस्थान ग्लोबल हो रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के हर इलाके में जाना है। पीएम ने कहा कि दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रही है और नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की भावना को नया आयाम दे सकती है, स्थापित कर सकती है। आने वाले 25 साल भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने ज्ञान को समाज के एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग कीजिए और अपने ज्ञान से बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। नालंदा का गौरव भारत का गौरव है और अपने ज्ञान से पूरी मानवता नई दिशा में मिलेगी। और पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। केवल नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईआईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और साथ ही शिक्षा को किन ऊंचाइयों तक ले जाना है इस बात का जिक्र करते हुए नजर आया कि आज का युवा इस महत्व को समझेगा और 2047 का एक लक्ष्य है विकसित भारत का संकल्प। और ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एजुकेशन को एक नया आयाम स्थापित करना, क्योंकि ज्ञान का अगर विकास होगा तो इससे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। आज अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शिक्षा अभियान का केंद्र बनेगा भारत। बढ़ते आगे और बात करते हैं यूपी उपचुनाव, क्या होगा बिखराव। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर घमासान शुरू हो चुका है। यूपी में विधानसभा की 10 रिक्त सीटों के लिए सपा ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा में सपा को सीटें देगी तो यूपी में कांग्रेस के दावे पर सपा विचार करेगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन
महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार हुई तो सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी और यूपी में शीघ्र ही विधानसभा की 10 रिक्त सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को की है, जो सजा होने के बाद रिक्त हुई, जबकि 9 विधानसभा सदस्य अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। इस वजह से रिक्त है। सपा के 4 विधायकों अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जियाउर रहमान बर्क की सीटें उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद रिक्त हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सपा से विधानसभा उपचुनाव में भी साझेदारी चाह रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीट न दिए जाने से दोनों दलों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी और इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने पर रजामंद हुई तो यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में सपा को 2 विधायक सपा के जीते थे और इससे पहले भी सपा वहां चुनाव जीतती रही है और इसी आधार पर सपा ने महाराष्ट्र में दावा करने का फैसला लिया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या उपचुनाव में भी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसको लेकर गठबंधन टूटेगा या बचेगा। तो इसको लेकर अब कयासबाजी और लगातार उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां हैं, सक्रियता है। सपा को कितने सीटें मिलेंगी, जबकि 2 राज्यों के चुनावी आचरण में सीटों को लेकर मंथन। सपा और कांग्रेस में यूपी में क्या कुछ हिस्सेदारी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो एक परफॉर्मेंस रहा है वो महाराष्ट्र में बेहतर रहा है और इसीलिए ये दावा करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर अब गठबंधन की क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं पीएम करें समाधान सत्याग्रह का ऐलान। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है और जल संकट पर आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी अब आमने सामने आ चुके हैं। जल संकट को लेकर पूरी दिल्ली में आक्रोश है और मार्च भी निकाला गया, प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई और इसी बीच जल शक्ति मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता है तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह की शुरुआत करनी पड़ेगी और 21 तारीख से अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है और दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है और इसे लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी, यानी कि प्रदर्शन का मन बना लिया है। और इसी बीच वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और जल मंत्री आतिशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि दिल्ली में जल संकट आप सरकार की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो
दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, सरकार इनकी जलबोर्ड, इनका चोरी ये कर रहे हैं, कालाबाजारी ये कर रहे हैं। 10 साल से दिल्ली को लूटने का काम चल रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि जब आपको जलबोर्ड मिला था 600 करोड़ के फायदे पर मिला था, आज 73,000 करोड़ के घाटे पर है, वो पैसा गया था। जवाब दें आतिशी, ये भी तो जल मंत्री है ना, बोल के दिखाएं एक बार। एक शब्द नहीं बोलती हैं। इनके विधायक कालाबाजारी कर रहे हैं, साक्ष्य दे दिया हमने, एक शब्द नहीं उनके खिलाफ बोलती। मुख्यमंत्री जेल में बिठा दिया, उप मुख्यमंत्री जेल में है, खुद चोरियां करने में लगे हैं। ये सरकार अब रहने के लायक नहीं है दिल्ली में। हर साल गर्मी में पिछले 10 सालों से, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, हर साल पानी का ये संकट आता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि जब 10 सालों से लगातार पानी की समस्या बिजली के गर्मी के इस मौसम में होती है, तो अब तक पिछले सालों में केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाया इस समस्या का समाधान करने के लिए? तो दिल्ली की स्थिति वाकई जल संकट को लेकर, एक तरफ जो जल मंत्री हैं आतिशी, वो फिलहाल अब प्रदर्शन यानी कि धरने पर बैठने वाली हैं, निश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगी। जल मंत्री होने के बावजूद उनके हाथ से ये स्थितियां जो हैं बाहर नजर आ रही हैं। और दूसरी अहम जो खबर सामने आ रही है कि जेल से कब रुखसत होंगे बड़ी हिरासत, क्योंकि हिरासत अब बढ़ा दी गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अभी जेल में ही रहेंगे और सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई है। और इससे पहले अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि तमाम वो कोशिशें की गई थी कि इस जमानत को और आगे बढ़ाया जाए। न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी गई है। शराब नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। कोर्ट में दाखिल प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में कहा है कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने के एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई। और ये भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। दरअसल पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल हिरासत जो है अरविंद केजरीवाल की वो बढ़ा दी गई है। 1 जून को सरेंडर किया था और इसके बाद अंतरिम जमानत के लिए हालांकि तमाम कोशिशें भी की गई, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से और अंतरिम जमानत जो है नहीं बढ़ाई गई थी। और अब जो अहम खबर कि अब आखिर कब निकल कर बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि 3 जुलाई तक जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। तो अंतरिम जमानत देने से कोर्ट का साफ इनकार। अभी फिलहाल दिल्ली के सीएम को जेल में ही रहना होगा।
और आगे बात करेंगे कांग्रेस से मोह भंग बीजेपी के संग। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के नगर निगम नागरिकों को लू के प्रभाव से बचाने के लिए तैयार हैं। वे बढ़ती गर्मी की पूर्व चेतावनी एसएमएस, रेडियो, टीवी और अखबारों के जरिए देते हैं। पानी और बिजली देने का अधिकतम प्रयास किया जाता है, खासकर ज्यादा गर्मी वाले दिनों में। काम देने वालों को सलाह दी गई है कि काम की पाली को ठंडे समय पे बदल दे। गर्मी से बचने के लिए स्कूल, मंदिर, पुस्तकालय, बगीचे और रैन बसेरों को खुला रखा जाता है। अतिरिक्त पेयजल बूथ उपलब्ध कराए गए हैं। पर्याप्त पानी पिएं। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस में पर्याप्त दवाइयां और कर्मचारी हैं। आपातकालीन स्थिति में तुरंत वहां जाएं या 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई और दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के सीएम जो हैं नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस बीच मौजूद भी रहे। किरण और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाज़ों के लिए कोई जगह नहीं है और मेरे जैसे लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दबाया जाता है। समय समय पर अपमानित भी किया जाता है, साजिशें रची जाती हैं और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने और मूल्यों को बनाए रखने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार का जो अच्छा खासा प्रभाव था, बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी यहां से सांसद रह चुकी हैं और पिछले कुछ समय से किरण को लेकर सियासी गलियारों में अफवाहें और कयासबाजी भी तेज हुई, लेकिन मंगलवार को यह तस्वीर साफ हो चुकी है। यानी कि किरण और अपनी बेटी श्रुति का राजनीतिक भविष्य भी साथ लेकर चल रही हैं और ऐसे में किरण चौधरी का फैसला उनकी बेटी श्रुति के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। विनोद गुप्ता, अगर देखा जाए सियासत में या राजनीति में ये कहा जाए आना और जाना लगा रहता है, लेकिन ये गंभीर आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना। देखिए, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है और लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर गठजोड़ आपसी तालमेल को मिला कि भाजपा वाले 5 सीटों पे जीते हैं, कांग्रेस वाले 5 सीटों पे जीते हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले किस तरह से लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उसी को देखते हुए शायद कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता रही है किरण चौधरी और उनकी जो बेटी चौधरी, उनका भारतीय जनता पार्टी में आना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो है खासकर हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा के अंदर एक आम जनता के बीच एक अच्छा मैसेज गया है जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। क्योंकि ओबीसी ने जो नेता को या कह लीजिए नेता को मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में एक मैसेज आता कि हाँ, किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को जो है कार्यकर्ता को एक अच्छा पद पर दिया जा सकता है। यही कारण है कि एक किरण चौधरी और उनकी बेटी जो है श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। और बिल्कुल, श्रुति चौधरी का अगर देखा जाए राजनीतिक भविष्य कितना मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है इस बार, क्या कुछ फायदा देख पा रहे हैं उपचुनाव में? एक महिला है और एक महिला खुद भी बहुत वरिष्ठ नेता रही है हरियाणा के अंदर। उनकी बेटी भी एक अच्छी प्रवक्ता भी रही है और बोलने का ढंग भी है और कह लीजिए उनका जो वोट बैंक एक अपनी जगह सीमित वोट बैंक है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनका फायदा भी मिलेगा और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को भी एक अच्छा भविष्य आने वाले समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को एक अच्छा बड़े आरक्षण के साथ साथ एक अच्छा स्कोप भी देने जा रही है अपनी पार्टी के अंदर। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब उपचुनाव के लिहाज से ही एक बार फिर से ये दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आगे बात करते हैं नियति में खोट, आतंक पर चोट। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। एक पुलिसकर्मी और एक जवान के भी घायल होने की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जो 2 आतंकी मारे गए उनकी पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार रात जिले के आरागाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान की शुरुआत की। इसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। सुरक्षा बलों को आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।